हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। अगेन आई वेलकम यू ऑन एमईटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित कुमार। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। आज इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रीवियस लेक्चर में मीन्स लेक्चर नंबर 1 में फ्रिक्शन का हमने स्टार्ट किया था। फ्रिक्शन दो अपने पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक टॉपिक है। फ्रिक्शन के बारे में जब हमने स्टार्ट किया तो फ्रिक्शनल फोर्स वॉज वेरी इंपॉर्टेंट और उसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। मोर एंड मोर क्वेश्चंस वी विल डिस्कस टुडे। और फिर हम देखेंगे कि कैसे जो फ्रिक्शन का वाला जो टॉपिक है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम जो मिक्स्ड जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स को लेकर के, स्प्रिंग फोर्स को लेकर के, जैसा कि हमने स्प्रिंग फोर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है, तो उनको कंबाइन करेंगे तभी हेल्पफुल होगी फ्रिक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्दर मेरे पास जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगेन आप हेडिंग ये डालेंगे कि जो अपने पास जो प्रॉब्लम नंबर 1 है, अगेन प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किया था। आज हम वापस आगे आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे पास एक प्रॉब्लम दी हुई है कि एक ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है, एक ब्लॉक दिया हुआ है, m1 मास है इसका, m1 इसका मास है इस ब्लॉक का, और इसको अपने पास जब हमने एक रोप से, एक पुली के माध्यम से इसको यहाँ से लटका रखा है, और एक और जो ब्लॉक है प्यारे दोस्तों, ये वाला जो ब्लॉक है, यानी इसका जो मास है वो m2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ m1 फॉर विच सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। एक बात बताओ जरा, ये जो सिस्टम है, ठीक है ना, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें जो है, आप ये बताइए, मिनिमम वैल्यू ऑफ m1 such that system is in equilibrium, या इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, ये पूछा है। प्यारे दोस्तों, इक्विलिब्रियम में कब होगा? कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 हो। ठीक है, तो यहां पर क्या नेट फोर्स 0 हो रहे हैं? चलिए मुझे चेक करने दो। एक बात बताओ, इस सिस्टम के लिए मैं बात करूं, इस पूरे सिस्टम के लिए मैं बात करूं, तो मैं फोर्सेस को ड्रॉ करता हूं, तो इस m2 के ऊपर एक नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, दैट इज m2g, यानी mg वेट फोर्स, m2g लगता है, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। अब ये अपने पास जब m2g फोर्स यहाँ पर लगेगा तो क्या रस्सी में टेंशन आएगा? क्या तनाव आएगी? रस्सी खींचेगी? बिल्कुल खींचेगी। और रस्सी में एक टेंशन फोर्स आता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो यहाँ पर एक टेंशन फोर्स आएगा। सिंस वी आर कंसिडरिंग रोप इज मासलेस, तो रोप जब मासलेस है तो हर एक पॉइंट के ऊपर टेंशन इक्वल होगा, हर एक पॉइंट के ऊपर टेंशन इक्वल होगा, तो यहाँ पर भी टेंशन जो है वो T ही होगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी टेंशन क्या होगा? T ही होगा। एक बात बताओ जरा प्यारे दोस्तों, क्या ये इस वाले ब्लॉक के ऊपर, इस वाले ब्लॉक के ऊपर केवल T फोर्स लग रहा है? तो ये तो चलने लग जाएगा ना, ये तो चलने लग जाएगा। ग्रेविटेशन ये जब चलेगा इस तरफ, तो क्या ये रस्सी आगे आएगी तो ये नीचे वाला ये भी चलने लग जाएगा और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि हमें वो बताओ कि ये जो अपने पास सिस्टम कॉन्स्टेंट इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। अब इक्विलिब्रियम में कब रह सकता है? जब इस ब्लॉक के, ठीक है, इस ब्लॉक के यहाँ पर इसका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट हमें म्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें म्यू दिया हुआ है, तो इस सरफेस का म्यू हमें दे रखा है, ठीक है ना, और ये इसको टच नहीं कर रही है, ठीक है ना, ये टच नहीं कर रही है, तो आप ये सोच रहे होगे कि टच कर रही है। दूसरी बात, यहाँ पर इसका हमें दिया भी नहीं कि ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन हमें नहीं दिया। तो जब भी कोई फ्रिक्शन, कोई भी सरफेस के बारे में हमें सूचना नहीं दी हुई हो तो हम क्या मानेंगे? ये फ्रिक्शनलेस मानेंगे। ठीक है, तो कब हो सकता है ये सिस्टम रेस्ट में? ये सिस्टम रेस्ट में तब हो सकता है प्यारे दोस्तों, जब इस m1 ब्लॉक के ऊपर इस तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स और लग जाए, एक फ्रिक्शनल फोर्स और लग जाए, तब हम ये बोल सकते हैं यस, दिस सिस्टम कैन बी इन इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन देयर इज ए फ्रिक्शनल फोर्स इज अप्लाइंग,
ए फ्रिक्शनल फोर्स इज एग्जिस्ट बिटवीन द m1 मास एंड द ग्राउंड। तो ठीक है जी, एक बात बताओ, जब रेस्ट पर है इसका मतलब चल नहीं रहा, सारे चीज सिस्टम रेस्ट पर है। जब सिस्टम रेस्ट पर है तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो, यानी m2g इक्वल टू कितना होना चाहिए, टी के, यानी t इक्वल टू होना चाहिए m2g होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। अब एक बात बताओ, ये जो m यहाँ पर m1 की, ये तो फॉर m2 है, ये तो m2 के लिए है, ये तो हमने लिखा m2 के लिए कि ये वाला जो टेंशन है और ये वाला m2g है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। लेकिन व्हाट अबाउट दी m1 के लिए क्या प्यारे दोस्तों, m1 के लिए यदि मैं बात करूं कि टेंशन T है और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स F लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स जब F लगेगा इक्विलिब्रियम में है तो मैक्सिमम F कितना लग सकता है, म्यू एन, ठीक है ना, म्यू एन एन इज इक्वल टू होगा m1g। क्या ये भी T के इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो म्यू m1g इज इक्वल टू T कितना है, m2g। ये तो बहुत ही आसान था, यानी म्यू जो है, ठीक है, पूछा क्या है m1 की वैल्यू, तो m1 की जो वैल्यू हो जाएगी, m1 की जो वैल्यू हो जाएगी प्यारे दोस्तों वो हो जाएगी m2 अपॉन म्यू, ठीक है ना। ये मिनिमम वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू तो प्यारे दोस्तों जब हम m1 की मास बढ़ाएंगे तो क्या नॉर्मल भी बढ़ेगा, और नॉर्मल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। हमें तो बस मिनिमम पूछा है, m1 की मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम के केस में हम m1 रखेंगे और म्यू m1g को t के इक्वल कर देंगे कि बस जस्ट इक्वल है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मास बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जितना उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स उतना ही टी से बड़ा होगा, तो रुके तो गई। मिनिमम के लिए हम ये मान के चलते हैं कि ये जस्ट इक्वल है, फ्रिक्शन फोर्स इज जस्ट इक्वल टू टेंशन फोर्स, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, जस्ट इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल कर दिया हमने मिनिमम के लिए, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए अपने पास आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलें प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलें, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। देखो क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, यस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है प्यारे दोस्तों, देखो जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये एक ब्लॉक दे रखा है आपको, 10 kg का ब्लॉक दे रखा है, कितने का kg का, 10 kg का ब्लॉक दे रखा है प्यारे दोस्तों, ठीक है, मास दे रखा है, रफ टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ये जो है एक रफ टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ये वाली जो एक रफ टेबल है, इस रफ टेबल के ऊपर ये रखा हुआ है, ठीक है, इसको एक रफ टेबल के ऊपर हमने रखा हुआ है, ये रफ टेबल है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें इस डायग्राम में दिखा रखा है कि ये फोर्सेस लग रहे हैं, कुछ इस तरफ एक फोर्स लगा रखा है इसने, यहाँ पर ये फोर्स लगा रखा है, वो लगा रखा है 20 न्यूटन का, यहाँ पर जो फोर्स लगा रखा है वो लगा रखा है 15 न्यूटन का प्यारे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, 15 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, वाजिबा। क्वेश्चन में ये पूछा है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इफ द ऑब्जेक्ट डजंट मूव, टेक, अच्छा फ्रिक्शनल कोफिशिएंट जो है म्यू का जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0.4, ठीक है, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.4, ठीक है। डायरेक्शन पूछा है ना, यस डायरेक्शन पूछा है, डायरेक्शन पूछा है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास, 20 न्यूटन विद दी 27 डिग्री, ठीक है, ये डिग्री वगैरह चेक कर लेंगे, ओके। तो एक बात बताओ, ये रेस्ट पर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब ये रेस्ट पर है प्यारे दोस्तों, मुझे एक बात बताओ कि ये ब्लॉक किस तरफ मोशन में, ये मोशन किस तरफ, इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन किस तरफ है, इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन किस तरफ है, रेस्ट पर है ना, ये रेस्ट पर है, ये एट रेस्ट पर है। जब रेस्ट पर होगा, फोर्स तो लग रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है, तो रेस्ट पर है, लेकिन इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या इस तरफ है या इस तरफ है या इस तरफ है, रिजल्टेंट। हमें पता है कि जो फोर्सेज एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्सेज एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो नेट जो फोर्स लगेगा वो रिजल्टेंट इस प्रकार से लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है ना। और वो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा प्यारे दोस्तों, नेट फोर्स लगेगा वो अंडरूट में, क्या मैं इसको लिख दूंगा, क्या 400 लिख दूं, क्या मैं 400 लिख दूं, क्या प्लस में मैं 225 लिख दूं, यस, तो क्या मैं 625 लिख दूं, क्या यहाँ पर मैं 25 न्यूटन लिख दूं, बिल्कुल जी। तो यहाँ पर 25 न्यूटन का फोर्स लगेगा प्यारे दोस्तों इस प्रकार से,
ठीक है ना। तो इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन इस तरफ है, नेट फोर्स की तरफ होगी इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन, ठीक है। इट विल टेंड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ 25 न्यूटन फोर्स, ठीक है। सो जब किसी ब्लॉक की टेंडेंसी ऑफ मोशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है तो क्या जस्ट उसके अपोजिट हमें लगता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, या तो कोई बॉडी रिलेटिव मोशन में हो किसी अनदर बॉडी के ऊपर, ठीक है, या टेंड टू मूव करे, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ मोशन हो बट स्टिल इट इज नॉट मूविंग, ठीक है, रेस्ट पर है लेकिन टेंडेंसी है, तो उसको बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो कि टेंडेंसी ऑफ मोशन है बट मूव नहीं कर रही, रेस्ट के ऊपर है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसके जस्ट अपोजिट क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, म्यूएसएन होनी चाहिए। तो मैक्सिमम जो है प्यारे दोस्तों जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ये इसकी वैल्यू यहाँ से म्यूएसएन आती है ना, यहाँ से तो आती है मैक्सिमम वैल्यू। म्यूएस की वैल्यू आपको दे रखी है 0.4, एन की वैल्यू आप दे दो mg यानी 100 बोल दो, यानी 40 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ओ माय गॉड, वाह, ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है। कितनी वैल्यू है मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की, 40 न्यूटन। मैक्सिमम 40 न्यूटन लग सकता है, लेकिन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट कैन एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। Here external force is applying 25 Newton, but the maximum limit of the friction force can be 40 Newton. But now it is time to self adjust itself. So what will it do? It will adjust 40 Newton to 25 Newton. It will shift 40 Newton to 25 Newton. तो यहाँ पर जो इस कंडीशन पर जो फोर्स लगेगा ना प्यारे दोस्तों, ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 25 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, ताकि ये बॉडी रेस्ट पर रहे, ठीक है ना। अब मुझे पूछा है कि डायरेक्शन बताओ भाई, तो डायरेक्शन बता दूंगा ना। क्या प्यारे दोस्तों हमने कुछ गलती कर दी क्या? जी नहीं, ऑप्शन में क्या दे रखा है, 25 न्यूटन है ना, 25 न्यूटन है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इफ द बॉडी डज नॉट मूव, ठीक है, 25 न्यूटन है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, बहुत जीवा, बहुत बढ़िया, मजा आया, ओके। क्वेश्चन पूछा है कि डायरेक्शन पूछी है ना, और पूछा है कि 20 न्यूटन फोर्स से इतने एंगल के ऊपर, अच्छा ये बोल रखा है, तो 20 न्यूटन से कितने एंगल पर है प्यारे दोस्तों, ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं क्या? क्या ये वाला एंगल मैं निकाल सकता हूँ? चूंकि मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ क्या, देखो, क्या ये जो है ये वाला एंगल जब मैं निकल जाए, क्या ये वाला एंगल निकल जाएगा, तो यहाँ पर देखो ये वाला एंगल जब निकल जाए तो क्या ये वाला एंगल सेम है, तो ये टोटल एंगल निकाल दूँगा, ये तो हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखो कितना एंगल बनाऊँ, कितना बताऊँ कि ये जो होता है वो 335 जो है ना, 53 है, 15 हो गया, और यहाँ पर हो गया ये जो होता है, ठीक है ना, 4 5 जो हो गया, ठीक है ना, और ये है 5 × 5। तो एक ट्रायंगल, एक हमने स्पेशल ट्रायंगल हमने देखा था। क्या आपको एक स्पेशल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है? क्या यहाँ पर क्या 3 4 5 होता है? क्या यहाँ पर ऐसे 3 4 5 होता है क्या? ऐसा आपने सुना है क्या? 37 डिग्री एंड 53 डिग्री, क्या आपने सुना है ऐसा कुछ सुना है क्या प्यारे दोस्तों? क्या यहाँ पर 3, ठीक है ना, 4, यहाँ पर ऐसा हो गया क्या कि ये हो गया 3 हो गया, ये हो गया 4 हो गया, और ये हो गया 5 हो गया, ठीक है ना, ये ऐसा ही सुना है क्या? बिल्कुल। तो क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूँ क्या यहाँ से एंगल, ठीक है, 57, यहाँ से देखो, इस ट्रायंगल को देखना ज़रा, इस ट्रायंगल को देखना ज़रा, ये इस प्रकार से, ये तो हो गया 4 वाला कंट्रीब्यूशन है, और ये वाला जो कंट्रीब्यूशन है इस प्रकार से, ये वाला जो है वो अपने पास है कितना, 5 है, सॉरी 3 है, ये 3 है, 3 4 और यहाँ पर हो गया 5, ठीक है ना, ये 3 4 5 है। अब देखो मुझे, तो यहाँ पर देखो 3 4 5 इस प्रकार से, ठीक है ना, 3 4, तो यहाँ पर 5 और 4 के बीच में 37 डिग्री है, तो 5 और 4 के बीच में 37 डिग्री, क्या मैं इसे बोल सकता हूँ प्यारे दोस्तों? क्या 5 और 4 के बीच में 37 डिग्री है? तो ये 37 डिग्री हो गया। जब ये 37 डिग्री हो गया ना, तो ये 53 हो गया, तो ये 53 डिग्री हो गया, और ये 53 डिग्री हो गया, तो बचा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में यदि मैं 53 डिग्री जोड़ दूँ तो क्या मेरे पास ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा
10 और अपने पास 143 डिग्री आ रहा है क्या प्यारे दोस्तों? क्या 143 डिग्री आ रहा है? जी बिल्कुल। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है यानी जो है 25 न्यूटन का है, ठीक है, 25 न्यूटन, ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 143 डिग्री विद 20 न्यूटन फोर्स। ये अपने पास इसकी डायरेक्शन है। देखो डायरेक्शन जरूरी नहीं है आप ऐसे बताओ कि डायरेक्शन ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ऐसा जरूरी नहीं है। डायरेक्शन बताने के लिए आप एंगल की टर्म्स में भी, एंगल की फॉर्म में बता सकते हो कि भैया आप 20 न्यूटन से 143 डिग्री एंगल के ऊपर चले जाओ, वहां पर फ्रिक्शन फोर्स होगा, कितना होगा, 25 न्यूटन फोर्स होगा एट द एंगल ऑफ 143 डिग्री विद 20 न्यूटन फोर्स। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। इससे ये भी पता चला कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो नेट रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। ठीक है, समझे इतनी बात को? ठीक है, और यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पहले इसको नोट करना प्यारे दोस्तों। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मेरे पास एक फिगर दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। हमारे पास एक अपने पास फिगर दिया हुआ कुछ इस प्रकार से, ये वाला, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से ये अपने पास एंगल दिया हुआ है अल्फा, ये एंगल दिया हुआ है बीटा, और यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉक दे दिया M1 मास का, एक ब्लॉक दे दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको पुली से बांध दिया। इसको क्या पुली से बांध रखा है? यस, पुली से बांध रखा है। और यहाँ पर जो है एक और ब्लॉक दे दिया यानी M2 मास का। इस सारे सिस्टम का एक्सेलरेशन इस तरफ है यानी a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरफ है, ये भी एक्सेलरेशन a दे रखा है, ये फिगर में दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछा है कि इस सरफेस का जो कोफिशिएंट है वो म्यू है, ठीक है ना, इसका भी म्यू है, सेम है, इसका भी कितना है, इस सरफेस का फ्रिक्शनल कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स, ठीक है ना। और ऑप्शंस भी बड़े हैं, बिल्कुल जी बड़े आएंगे, बिल्कुल आएंगे। एक्सेलरेशन पूछा है इस पूरे सिस्टम का। प्यारे दोस्तों देखो, जब भी एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये ऑलरेडी मोशन में है, ठीक है, ऑलरेडी मोशन में। अब ऑलरेडी मोशन में तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन तो नहीं दे रखा, स्टैटिक दे रखा है, काइनेटिक नहीं दे रखा है। मैंने बताया था कि जब भी काइनेटिक नहीं दे तो जो दिया हुआ है उसी को एज ए काइनेटिक ट्रीट करना है, ठीक है। मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है वही मानेंगे, ठीक है। तो अब ये इस तरह से चल रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, ठीक है, 2 इक्वेशन मिल जाएंगी और फिर अपने पास आंसर आ जाएगा। ऐसे कर दो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट जो इंटरनल फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस को अवॉइड करके पूरे सिस्टम को ऐसे चला दो ए से, ठीक है। दोनों तरीक़ों से कर सकते हो, ठीक है ना, कोई बड़ी बात है नहीं। जैसे मैं बात करूं M2 की फ्री बॉडी डायग्राम से करते हैं ना, M2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम लिखते हैं। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम, तो M2 जो है इस प्रकार से है कि नहीं है? बिल्कुल M2 है। तो M2 तो भैया M2 है, ठीक है ना, M2 तो M2 है। अब M2 से यहाँ से मेरे को निकालना है, ठीक है। ये एंगल कितना है? ये एंगल अपने पास बीटा है। तो एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इस M2 के ऊपर एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट फोर्स, यानी क्या M2G लगेगा? लेकिन हमें तो ये मोशन तो इस एक्सिस में हो रही है ना, इस डायरेक्शन में हो रही है, तो क्यों ना मैं इस डायरेक्शन में ही अपने पास एक्सिस ले लेता हूँ। तो इसी डायरेक्शन में यदि मेरे को स्टडी करनी है इस पार्टिकल की मोशन की, तो क्या मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसके पैरेलल ले लेता हूँ, तो मुझे जो फोर्सेज है वो इसी डायरेक्शन में दिखाने पड़ेंगे। तो ये जो होगा फोर्स हमने पढ़ लिया है, यानी M2G साइन बीटा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि M2G कोस बीटा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल जी, M2G कोस बीटा होगा। यानी ये जो होगा M2G कोस बीटा हो जाएगा, और ये इस ब्लॉक के ऊपर ये वाली जो सरफेस है कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगी, दैट इज नॉर्मल फोर्स, यानी नॉर्मल फोर्स इस प्रकार से लगाएगी, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स ऐसे लग जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, जब ये पार्टिकल जब ये ब्लॉक इस नीचे की ओर a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है,
और एज वी नो दिस फॉर दिस सरफेस इज हैविंग ए फ्रिक्शन, देन ऑब्वियसली देर विल बी ए फ्रिक्शनल फोर्स, यानी दैट इज एफ, ठीक है ना। फ्रिक्शनल फोर्स होगा एफ इज इक्वल टू म्यू एन दे रखा है, म्यू जो अपने पास है, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, यदि मैं इस एक्सिस में न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगाऊं, ठीक है, इस एक्सिस में, क्योंकि इस एक्सिस में तो वर्टिकल एक्सिस में तो कोई मोशन हो नहीं रही, तो क्या नेट जो फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। इनका मतलब नॉर्मल जो m2g cos बीटा के इक्वल होना चाहिए। बट इन दिस एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल में, इस वेज के हॉरिजॉन्टल में क्या लिख सकता हूँ कि नेट जो फोर्स है वो इक्वल टू ma, यानी यहाँ पर होगा m2g, ठीक है ना, यहाँ पर होगा अपने पास m2g साइन बीटा माइनस का अपने पास, और यहाँ पर म्यू एन हो गया, एन की वैल्यू रख दो ना, एन की वैल्यू रख ही देते हैं, यानी m2g cos बीटा हो गया, m2g cos बीटा हो गया, और यहाँ पर हो गया m2 इंटू ए। एक इक्वेशन ये हो गई। अब बात करें m1 ब्लॉक की, तो m1 ब्लॉक के लिए भी मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं। देखिए अगर ऐसे सोल्व कर रहे हो तो लेंदी जरूर बनेगा, ठीक है, लेंदी जरूर बनेगा, अदरवाइज इसका शॉर्ट तरीका भी हम बता देंगे। तो यहाँ से ये अपने पास एंगल कितना अल्फा है, तो अगेन यहाँ पर मैं बोलूँ कि ये जो इस प्रकार से फोर्स लगेगा, ये लगेगा अपने पास m1g, यहाँ पर लगेगा साइन अल्फा, और यहाँ पर लगेगा अपने पास, ठीक है ना, m1g cos बीटा, सॉरी m1g cos अल्फा, m1g cos अल्फा, इसकी तरफ अपने पास लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पर जो लग रहा है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने टेंशन फोर्स नहीं लगाया ना, क्या हमने यहाँ पर टेंशन फोर्स भूल गए? क्या हम यहाँ पर टेंशन फोर्स भूल गए? यस सर भूल गए हैं। तो टेंशन फोर्स भी लगाओ ना प्लीज़, तो टेंशन फोर्स लगाओ ना, यानी माइनस म्यू m2g cos बीटा आ गया, और माइनस का म्यू, माइनस का t भी लगाना चाहिए मुझे, माइनस का t इक्वल टू m2 इंटू ए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर टेंशन t लग रहा है, और इस तरफ इस प्रकार से a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपने पास ये चल रहा है, ओके। तो यहाँ पर जब मोशन इस प्रकार से है तो इसके अपोजिट में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, यानी यहाँ पर लगेगा म्यू एन, और नेट जो फोर्स है इस ब्लॉक के लिए यदि मैं न्यूटन सेकंड लॉ लिखूं तो क्या होगा, ये होगा जी टी, ठीक है, इस प्रकार से टी है, ठीक है, माइनस का अपने पास इस डायरेक्शन में घटा देंगे ना, m1g अपने पास हो गया साइन अल्फा, और अपने पास माइनस का अपने पास हो जाएगा फ्रिक्शन यानी म्यू एन, यानी अपने पास हो गया म्यू एन, जो बोले तो एन क्या है, क्या m1g cos अल्फा है, म्यू एन बोले तो m1g cos अल्फा, यानी m1g cos अल्फा हो गया, और ये जो इक्वल हो जाएगा अपने पास किसके, यानी m1a के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल जी m1a के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 को ऐड कर दो, और कुछ भी नहीं है प्यारे दोस्तों, देखो ऐड करोगे जब टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और कुछ नहीं है। इतना गंदा इसका आंसर आ रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड इसका आंसर आ रहा है प्यारे दोस्तों, देखना जरा, हाँ जी ये देखो, ये हमने बीटा लगा दिया क्या यहाँ पर, सॉरी ये तो अल्फ़ा है, ठीक है ना, और यहाँ पर भी अल्फ़ा है, ये बीटा बीटा है। तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड कर दो ना, ऐड करोगे तो क्या होगा, m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फ़ा, ठीक है। फिर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, म्यू भी कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना, म्यू कॉमन ले लिया मैंने, और फिर मेरे पास मैं लिख दूंगा m1g cos अल्फ़ा प्लस m2g cos बीटा, ठीक है ना, और अपोन में मेरे पास प्यारे दोस्तों आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा, a अपोन में आ जाएगा m1 प्लस m2, दिस इज दी आंसर ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है ना। ये अपने पास आंसर हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा सा है, कॉम्प्लिकेटेड है, यस ठीक है ना, ये अपने पास आंसर हो जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक है। इसने m2 को कॉमन ले रखा है, इसने m2 की टर्म ले ली इस तरफ, इस प्रकार से, कोई बड़ी बात नहीं है, m2 इस तरफ ले लो जाए, ठीक है ना, बात एक ही है, सही है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा। अब ये तो था फ्री बॉडी डायग्राम बना करके, अगर अब ये तो अलग अलग सिस्टम हमने लिया, इसको अलग सिस्टम हमने ट्रीट किया, इसको अलग सिस्टम हमने ट्रीट किया, यदि मैं ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल यदि सिस्टम को लूं
ठीक है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये जो टेंशन टी है, ये इंटरनल फोर्सेज हैं। ओवरऑल सिस्टम को चलाने के लिए इंटरनल फोर्सेज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल प्यारे दोस्तों। इंटरनल फोर्सेज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल whenever you consider any system as a overall, as a मैक्रो टाइप, ठीक है ना। जब आप फुली यदि उस सिस्टम को देखते हो, ठीक है, आप डीप में नहीं जा रहे, एक पार्टिकल को नहीं देख रहे, पूरे बॉडी को, पूरे सिस्टम को जब बाहर से उसको एनालिसिस करते हो, तब वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटरनल फोर्सेज, टोटल इंटरनल फोर्सेज जो होता है वो जीरो होता है किसी सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैं इसको अनदर वे में ट्रीट करूँ तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इस पूरे सिस्टम के लिए एज ए होल में देखूँ तो एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। एक्सटर्नल, ये तो इंटरनल फोर्स है, टी तो इंटरनल फोर्सेस हैं, इसी में सिस्टम के अंदर से पैदा हुए। बाहर कौन से हैं? क्या ये जो फोर्स है क्या बाहर से है? कौन सा? क्या m1g अपने पास साइन अल्फा क्या बाहर से है? क्या जो फ्रिक्शनल फोर्स है क्या वो भी बाहर से है? क्या वो भी बाहर से है? यस। तो m1g कोस अल्फा, यहाँ पर ये दो फ्रिक्शन, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, एक अपने पास जो हो गया ग्रेविटेशनल वाला फोर्स हो गया, ये दोनों एक्सटर्नल है। यहाँ पर भी देखो एक्सटर्नल फोर्स, क्या यहाँ पर भी दो इस प्रकार से, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इस प्रकार से आएगा, यानी यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो अपने पास म्यू यानी m2g कोस अपने पास बीटा हो जाएगा। और यहाँ पर जो होगा ये वाला जो फोर्स होगा वो अपने पास मैं बोल सकता हूँ यस m2g अपने पास m2g साइन बीटा। अब ऐसे बोल सकता हूँ कि इसको, ये नेट फोर्सेज है, ठीक है ना, और ये सारा सिस्टम एक्सेलरेशन ए से चल रहा है। तो मैं बोलूँ कि पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हो जैसे ये पुली है, इस पुली में एक ब्लॉक ये है अपने पास, ठीक है ना, ये m1 है और ये ब्लॉक अपने पास m2 है। ऐसे ट्रीट कर सकते हो आप अगर तुम्हें अच्छे से समझना है तो, ठीक है। और ये रफ सरफेस है, ओके। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, ठीक है, टी तो इंटरनल फोर्सेज है, तो अगेन मैं सेकंड अल्टरनेट मेथड से जाऊँ तो यहाँ पर हो जाएगा m2g, ठीक है ना, m2g साइन बीटा माइनस m2g साइन बीटा हो गया ना, m2g साइन बीटा माइनस का म्यू m2g कोस बीटा, म्यू m2g कोस बीटा, फिर माइनस का अगेन माइनस में m1g साइन अल्फा, m1g साइन अल्फा माइनस में म्यू m1g कोस अल्फा, म्यू m1g कोस अल्फा हो गया ना। और नेट जो फोर्स है, ये नेट फोर्स है वो कौन सा सिस्टम चला रहा है? क्या m1 प्लस m2a चला रहा है? यस। तो ये जब आप सोल्व करोगे ना प्यारे दोस्तों, तो यहीं आ रहा है सॉल्यूशन। देखो क्या यहीं आंसर नहीं आ रहा है क्या? तुम मुझे बताओ ना जरा देख करके, तुम्हारी आंखों को जूम करो, ठीक है ना, अपनी आइज़ को जूम करो, ठीक है, अपनी आइज़ की पावर बढ़ाओ, ठीक है। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो ये सेम ही दिख रहा है क्या? मेरे को तो सेम ही दिख रहा है, यस। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा, सेम हो जाता है और आंसर हो गया, ठीक है, ओके। तो ऐसे सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज करने में लगेगा टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी अपने पास 1 2 3 4 फोर्थ क्वेश्चन करना है अपना, जो भी है वॉटेवर। देखो एक ब्लॉक दिया हुआ 15 kg का, और अपने पास मैं फिगर बना देता हूँ पहले जल्दी से। ये अपने पास फिगर मैंने बनाया, ये अपने पास कुछ इस प्रकार से, ये 45 डिग्री का एंगल हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और ये ब्लॉक दिया हुआ है 15 kg मास, ठीक है। इसका कितना मास है? 15 kg मास दिया हुआ है, ओके। और हमें बोल रखा है कि ये जो है जस्ट रेस्टिंग, क्वेश्चन ये देखो लैंग्वेज देखो, ये बोल रहा है कि ये जो ब्लॉक है जस्ट रेस्टिंग मोड में है, जस्ट रेस्टिंग मोड में, समझ रहे हो? जस्ट रेस्ट मतलब बस रुका ही हुआ है। अगर मैंने थोड़ा सा भी एंगल मैंने बढ़ाया ये गिर जाएगा, रुका ही हुआ है, ठीक है। क्या ये लिमिटिंग कंडीशन नहीं है? मतलब ये एंगल ऑफ रिपोज नहीं है क्या? मुझे बताओ, क्या ये एंगल ऑफ रिपोज है? यस, एंगल ऑफ रिपोज है। जब एंगल ऑफ रिपोज है तो म्यू हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है द ब्लॉक इज टाइड बाय ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, द ब्लॉक इज टाइड बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग विच हैज ए टेंशन ऑफ 50 न्यूटन, ठीक है। 50 न्यूटन का टेंशन अपने पास है, ये इस प्रकार से बांधा हुआ है, ठीक है ना। ये अपने पास ऐसे भी है, ओ हो, ये फिगर ऐसा नहीं है, ये फिगर ऐसा है,
इसको एक रोप से बांध रखा है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और ये रोप जो है 50 न्यूटन की फोर्स लगा रही है, ठीक है ना, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, यानी टेंशन फोर्स 50 न्यूटन का है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, मजा आ गया। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, तो एक बात बताओ जरा, मुझे एक बात बताओ कि जस्ट रेस्टिंग के मोड में है ये, ठीक है ना, जस्ट रेस्टिंग है, जस्ट रेस्टिंग है। क्वेश्चन को लैंग्वेज एक बार बात वापस से पढ़ लेते हैं हम, क्वेश्चन की लैंग्वेज। ब्लॉक इज टाइड बाय हॉरिजॉन्टल व्हिच हैज ए टेंशन 50 न्यूटन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ जस्ट रेस्टिंग ऑन ए रफ और इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, जस्ट रेस्टिंग कर रहा है। ओके, तो एक बात बताओ, जब वो रेस्ट में है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि नेट फोर्स इक्वल होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए? अब जब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए तो इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स जीरो कर दो, सिंपल सी बात है। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल जी। एक बात बताओ, इसके ऊपर मुझे नेट फोर्स जीरो करना है, ठीक है ना, इसके ऊपर नेट फोर्स टेंशन दिया हुआ है 50 न्यूटन का, और ये जस्ट रेस्ट कर रहा है, जस्ट रेस्ट कर रहा है। ओके, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं क्या? बिल्कुल बना देते हैं, चलो मैं बनाता हूँ इसको, ज़रा देखते हैं क्या बला है ये। ठीक है, देखो ये 15 kg का ब्लॉक है, जी हाँ 15 kg। ये अपने पास 45 डिग्री का एंगल है, जी हाँ 45 डिग्री का एंगल है, जी हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, मज़ा आया। एक बात बताओ, क्या इस तरफ इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है? कौन सा? क्या mg साइन अल्फा होता है? बिल्कुल। तो m कितना है, यानी 15 है, और g बोले तो 50 हो गया, और क्या यहाँ पर साइन 45 डिग्री क्या 1/√2 हो गया? ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से फोर्स लग गया। इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, और इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा लगता है, इसका एक और कंपोनेंट आता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक और कंपोनेंट आता है, वो आता है mg यानी 50, और यहाँ पर होता है cos अल्फा यानी 1/√2। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। लेकिन ये 50 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लग रहा है, तो क्या मैं इसको दो में डिवाइड कर दूं? क्या इस फोर्स को जो इसको टाई कर रखा है इस प्रकार से, क्या मुझे दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देना चाहिए? एक तो इस वाले टेंशन को यदि मैं दो कंपोनेंट ब्रेक करूँ तो एक तो ये कंपोनेंट आएगा, एक ये कंपोनेंट आएगा। ऐसा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। क्या ये 45 डिग्री है तो क्या ये भी 45 डिग्री होगा? और जब ये 45 डिग्री है तो क्या ये भी 45 डिग्री होगा? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जब 45 डिग्री होगा तो t cos 40, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, बिल्कुल। तो यहाँ पर t कितना है? 50, यानी 50 1/√2 हो गया, और यहाँ पर भी हो गया 50 1/√2 हो गया। ठीक है ना। अब देखो इसमें ठीक है, अच्छा जी, म्यू पूछा है हमें, है ना, म्यू पूछा है, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है। तो एक बात बताओ, जस्ट रेस्टिंग मोड में है, मतलब ये ऐसे सोचो कि ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने रस्सी से बांध रखा है, और ये जस्ट रेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, जस्ट रेस्ट कर रहा है। तो इसकी, ठीक है, इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन किस तरफ है, तुम बताओ? ये गिरना तो इसी तरफ चाहेगा, जैसे इसको ब्रेक कर दोगे, इसको तोड़ दोगे रस्सी को, तो गिरना तो ऐसे चाहेगा ना, ठीक है ना, गिरना तो इस प्रकार से। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन इसकी नीचे की ओर है ना, ठीक है ना, जस्ट रेस्ट कर रहा है, टेंशन 50 न्यूटन है। ठीक है, यदि इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो इसको एक अच्छा डायग्राम और बना देते हैं हम यहाँ पर भी। क्या यहाँ पर मुझे एक और अच्छा डायग्राम बना देना चाहिए? ये अपने पास इस प्रकार से, ये मुझे एक और डायग्राम बना देना चाहिए, ये यहाँ पर इस प्रकार से है। यहाँ पर देखो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, इस डायरेक्शन में लग रहा है 50/√2, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रहा है एक और 50/√2, ठीक है, और इस डायरेक्शन में लग रहा है एक और अपने पास 150/√2, इस डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल, इस डायरेक्शन में लग रहा है 150/√2, ठीक है। लेकिन जब टेंडेंसी ऑफ मोशन जब इस तरफ होगी तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा क्या? चलो मैं चेक करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भैया म्यू एन है, और एन की वैल्यू क्या 150/√2 है, यानी ऐसे हो गया, ठीक है। अब रेस्ट में तो दोनों को सबको इक्वल कर दो, इक्वल कर दोगे तो क्या म्यू की वैल्यू आ जाएगी? क्या मुझे चेक कर लेना चाहिए?
यस, मुझे चेक कर लेना चाहिए, मैं चेक कर भी लेता हूँ। ओके, तो मैं चेक कर लूँ क्या? हाँ, तो ये दोनों फोर्स जो है वो इक्वल होने चाहिए मिला करके इसके, यानी 150/√2 वाला जो फोर्स है वो इक्वल हो जाना चाहिए 150/√2 इंटू म्यू प्लस 50/√2, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना बनेगा 50, यानी 100/√2, 100/√2 बना, और यहाँ पर बना 150/√2 इंटू म्यू। तो क्या म्यू की वैल्यू यहाँ से प्यारे दोस्तों बनी 2/3? क्या 2/3 आ रहा है? चेक करने दो मेरे को। 50 यानी 100, 150 म्यू। ये तो गड़बड़ कर रहा है, कैसे गड़बड़ कर रहा है भाई? भाई गड़बड़ कैसे कर रहा है तू? 150 म्यू, म्यू एन की वैल्यू कितनी? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एन की वैल्यू कितनी है प्यारे दोस्तों? एन की वैल्यू कितनी है? इन दोनों, इसमें एन की वैल्यू दोनों की इक्वल नहीं होगी क्या? अरे भैया 150/√2 प्लस 50/√2 है ना, तो क्या 200/√2 है क्या? यस। तो क्या यहाँ पर मैं म्यू एन की जगह मुझे 200/√2 लिखना चाहिए? यस, मुझे लिख देना चाहिए। तो क्या यहाँ पर 150/√2 50/√2 हो गया, प्लस म्यू एन, एन की वैल्यू कितनी रख देनी चाहिए मुझे? एन की वैल्यू रख देनी चाहिए 200/√2, 200/√2 मुझे लिख देनी चाहिए, ठीक है ना। 200/√2 मुझे लिख देनी चाहिए। अब ये 100 हो गया, ये हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 200 हो गया और मुझे आ जाएगा मेरे पास 1/2, और ऑप्शन में अपने पास 1/2 है, यहाँ से आंसर मिल गया ये, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना। फ्रिक्शन फोर्स की जब भी आप डायरेक्शन चेक करो तो काइनेटिक में तो तुम्हें पता है कि रिलेटिव मोशन के जस्ट अपोजिट होगा, और स्टैटिक में आप ये देखो कि इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन किस तरफ है, किस तरफ वो टेंड कर रहा है गति करने के लिए, ठीक है। मोशन की टेंडेंसी किस तरफ, वो इस प्रकार से हो जाएगा। दिस इज द अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। पहले इसको नोट करना एक बार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, इसका जो डायग्राम है वो थोड़ा अट्रैक्टिव है, ठीक है। बड़ा फनी डायग्राम, देखो क्या है हमारे पास। क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट है, ठीक है ना। ये हमें एक पुली दे रखी है, एक और पुली ऐसे दे रखी है, दूसरी पुली ऐसे दे रखी है, तीसरी पुली ऐसे दे रखी है, यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। ये पुली है, और इस पुली से यहाँ से एक रोप आ रही है, और इस वाली रोप से ये मास m है, बंधा हुआ है m मास का ब्लॉक, और इस m मास के ब्लॉक के ऊपर एक मनुष्य खड़ा है, एक इंसान खड़ा है। वो क्या कर रहा है? स्माइल कर रहा है साथ ही साथ में, और ये खड़ा है इस प्रकार अपनी एक पकड़े हुए, ठीक है ना। ओके, इसका जो मास है वो कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल m है। क्वेश्चन क्या पूछा है? यस, यहाँ पर जो है, यहाँ पर फ्रिक्शन है, यहाँ पर फ्रिक्शन है म्यू, ठीक है। क्वेश्चन पूछा फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन एक्सर्ट ऑन द रोप सो दैट द बोर्ड डजंट स्लिप, बोर्ड डजंट स्लिप, और म्यू है अपने पास दे रखा है, ठीक है जी। मैक्सिमम फोर्स तो ये अपने पास दे रखा है। क्वेश्चन देखो क्या है, वापस से बोल देता हूँ मैं। ये अपने पास एक फिगर दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया जिसमें एक व्यक्ति खड़ा है जिसका मास कैपिटल M है, स्मॉल m जो इस ब्लॉक का मास है। यहाँ पर जो है, सॉरी, ये म्यू किन के बीच में है? ये म्यू यहाँ पर भी है, ठीक है ना। नहीं, यहाँ नहीं है म्यू, हमें डायग्राम में दिया हुआ है क्या, और ये यहीं है, ठीक है ना। यहीं अपने पास म्यू दे रखा है, ठीक है ना। क्या दे रखा है? The floors on figure below is mu. The friction coefficient between the board and the floor. Board and the floor के बीच में जो friction coefficient mu दिया हुआ है, बाकी यहाँ पर friction coefficient नहीं है, ठीक है ना। देखते हैं, find the maximum force that man can exert on the rope so that the board doesn't slip on the floor. Board doesn't slip on the floor. Okay.
ठीक है ना, समझे। यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है, मतलब फ्रिक्शन दे रखा है बोर्ड एंड ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स दे रखा है जिसका कोफिशिएंट म्यू है। यहाँ पर कोई फ्रिक्शन का बात नहीं कर रखा। क्वेश्चन में बोल रहा है कितना फोर्स ये मैक्सिमम लगाए, जब ये फोर्स लगाएगा तो होगा क्या, ये आगे की ओर खिसकेगी और ये आगे की ओर खिसकेगी। तो ये कह रहा है कि कितना मैक्सिमम लगा सकता है जिससे कि आगे की ओर खिसके ना, स्लिप ना हो, आगे की ओर स्लिप ना हो। मैक्सिमम फोर्स कितना लगाएगा, तो जितना भी लगाए, मान लो ये कैपिटल एफ लगाया तो बात वही है, टेंशन एफ जो हो टी के इक्वल होगा, टेंशन के इक्वल होगा। यहाँ पर टेंशन आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। ये टेंशन आएगी, ये टेंशन आएगी, ये टेंशन इक्वल टेंशन, तो यहाँ पर भी टेंशन, ठीक है ना, एफ इक्वल टू टी है। तो मैक्सिमम फोर्स लगाने के लिए क्या होगा, उस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा। उस कंडीशन में आप जाओ, जितना वो मैक्सिमम फोर्स लगाएगा वो उतना ही सरकेगी, ठीक है, ये खिसकेगी। कितना लगाऊं, तो उतना लगा सकता हूं कि जितना ये अपनी औकात में रहे। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू एन। क्या होगा, म्यू एन। मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं इसका, इस एम का, चलो बनाता हूं। मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं इस स्मॉल एम का, अलग अलग करते हैं पहले, ठीक है ना। तो मैं बोल देता हूं स्मॉल एम है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके ऊपर एक तो लग रहा है टेंशन, यानी ये टेंशन है, ये टेंशन दे रहा है, ठीक है ना, टेंशन दे रहा है, ओके। दूसरी बात, यहाँ पर इस एम के ऊपर एक अपने पास जो है mg फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बिल्कुल। एक फोर्स और लग रहा है, ध्यान दो, एक फोर्स और लग रहा है। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा। एक फोर्स और लग रहा है ऊपर, देखो नॉर्मल, इसका जो नॉर्मल, जब ये इंसान खड़ा है तो ये वाली सरफेस के ऊपर नॉर्मल ऊपर की तरफ लगाएगी, तो ये इंसान भी इसके ऊपर नीचे की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, यानी यहाँ पर नॉर्मल लगेगी, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ N1 बोल देता हूँ, व्हाटएवर, ठीक है ना, N1 लगा देगा। ये ग्राउंड भी इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, उसको मैंने बोल दिया N, ठीक है, उसको मैंने बोल दिया N। तो ग्राउंड भी लगा रही है नॉर्मल, ये इंसान, ये मनुष्य भी लगा रहा है, ये प्राणी भी लगा रहा है, ठीक है ना, जो हंस रहा है अभी। और मैक्सिमम की कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम की कंडीशन में प्यारे दोस्तों ध्यान दो, मैक्सिमम की कंडीशन में क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग जाएगा। क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन लग जाएगा, यानी म्यू एन बोल सकता हूँ, ठीक है ना, म्यू एन। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन है, नेट नॉर्मल रिएक्शन कितनी लगेगी इसके ऊपर, मुझे ये पूछा है ना। तो ये सॉरी, ये जो एन है, ये एन कितना है, क्या एन निकाल सकते हो। यहाँ पर मोशन होगी, टेंडेंसी मोशन यहाँ पर ही तो होगी, तो ऊपर तो होगी नहीं, तो मैं ऊपर वाले जो फोर्सेज है वो बैलेंस कर सकता हूँ। यानी मैं बोल सकता हूँ कि जो कैपिटल एन है वो क्या N1 प्लस एम जी हो जाएगा, यस। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो ये जो फोर्स लगेगा ना, ठीक है, मैक्सिमम की कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम की कंडीशन में बोल सकता हूँ कि जो T है वो इक्वल हो जाएगा म्यू एन, बोले तो N1 प्लस एम जी के, N1 प्लस एम जी। मैक्सिमम की कंडीशन, मैक्सिमम कितना लगा सके, लगाए ताकि ये रेस्ट पर रहे, इक्वली स्लिप ना हो, ठीक है, स्लिप ना हो, ठीक है ना, स्लिप ना हो, बिल्कुल जी स्लिप ना हो, ठीक है, स्लिप ना हो। तो यहाँ पर ये इनके बीच में स्लिप ना हो, ठीक है ना, इनके बीच में स्लिप ना हो। तो जब ये स्लिप नहीं हो रही तो ये भी यहाँ पर खड़ा है बेचारा, ठीक है ना। जब स्लिप हो ही नहीं रही है, ठीक है ना, मैक्सिमम फोर्स लगा रहा, ठीक है, वो स्लिप नहीं हो रही है, स्लिप नहीं, तो वो इंसान भी तो खड़ा है ना। अब इंसान का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, इस इंसान का, इस प्राणी का जो हंस रहा है, स्माइल दे रहा है, ठीक है ना। यदि मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ठीक है ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो क्या इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, क्या ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, दैट इज टी इक्वल टू एफ, क्या वही है, बिल्कुल। क्या इसके ऊपर, इस प्राणी के ऊपर क्या कैपिटल एम जी भी फोर्स लग रहा है, वेट फोर्स लग रहा है, जी बिल्कुल लग रहा है, अच्छी बात है। क्या नॉर्मल N1, क्या इस तरफ इसके ऊपर N1 भी लग रही है, इसके चीरते हुए इस इंसान को, क्या नॉर्मल रिएक्शन भी N1 भी लग रही है, बिल्कुल लग रही है। और क्या लग रहा है, अभी फ्रिक्शन तो दे नहीं रखा, तो N1 लग रहा है ऊपर की ओर, हमने बोल दिया ठीक है जी N1 लग रहा है। क्या mg लग रहा है, बिल्कुल, क्या टी लग, और क्या ये इक्वल होंगे, क्या ये इक्वल होंगे, जी बिल्कुल होने चाहिए, रेस्ट पर है। तो क्या T प्लस N1 जो है, क्या वो mg के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो क्या N1 जो है प्यारे दोस्तों, वो क्या mg माइनस टी होगा कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो दोनों को जब मैं जोड़ दूं, या N1 की जगह मैं ये पुट कर दूं,
तो क्या n1 की जगह मैं पुट कर देता हूँ, यानी म्यू n1 की जगह मैं पुट करूँगा तो mg माइनस टी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या mg माइनस का टी प्लस स्मॉल mg होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मुझे क्या पूछा है, हमें पूछा है कि टी मैक्सिमम फोर्स पूछा है, तो क्या मुझे टी को इस तरफ ले लेना चाहिए। तो जब मैं टी इस तरफ लूँगा ना प्यारे दोस्तों, क्या 1 प्लस म्यू होना चाहिए, जी बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या म्यू इस तरफ आ जाएगा, क्या म्यू जी इंटू क्या एम प्लस एम होना चाहिए। तो क्या टी की वैल्यू प्यारे दोस्तों, क्या म्यू जी एम प्लस स्मॉल एम अपॉन 1 प्लस म्यू होना चाहिए, क्या यही होना चाहिए मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम इट कैन अप्लाई, ठीक है ना, मैक्सिमम फोर्स। तो लेट मी चेक इज इट राइट और रॉन्ग। इट मस्ट बी राइट ब्रो, इट मस्ट बी राइट, यस इट मस्ट बी राइट। म्यू जी एम प्लस 1 प्लस ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे। अब फ्री बॉडी डायग्राम देखो, फ्री बॉडी डायग्राम से एकदम खुल करके आ जाती है क्या हो क्या रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम का ये खासियत है, अगर आप एज ए होल लो इसको, ठीक है ना, एज ए होल इसको ट्रीट करो, एज ए होल इस सिस्टम को ट्रीट करो एज ए होल, ठीक है, पूरे सिस्टम को आप ट्रीट करोगे। तो चलो मैं अलग अलग नहीं लेता, मैं इसको एज ए होल ट्रीट करता हूँ, एज ए होल ट्रीट करता हूँ, बहुत बढ़िया। जब मैं इसको एज ए होल ट्रीट करूँ, ठीक है ना, कंप्लीट पिक्चर देखो इसकी, इस इंसान की, जो ये हंस रहा है, ठीक है ना, ये हंस रहा है, ठीक है, और इसको मैं इस एम मास को भी मैं कंप्लीट एज ए ट्रीट करूँ, तो मुझे एक बात बताओ, इसको मैंने कंप्लीट ट्रीट कर लिया, इसके ऊपर नेट फोर्स मैं देखता हूँ जरा चल क्या रहा भैया, ठीक है ना, चल क्या रहा है। इंटरनल फोर्सेज अवॉइड होने चाहिए, जब भी एज ए होल ट्रीट करो तो इंटरनल फोर्सेज को अवॉइड कर दो, बाकी जितने फोर्सेज है वो लगा दो, ठीक है ना, जितने फोर्सेज है उनको लगा दो। तो देखो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इनका मास है वो m प्लस एम हो जाएगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, इसके ऊपर इस प्रकार से फोर्स भी लग रहा है ना, टेंशन टी, इस प्रकार से टेंशन टी लग रहा है, और ऊपर की तरफ भी टेंशन टी लग रहा है क्या, जी बिल्कुल लग रहा है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। एक बात और बताओ, क्या इस पूरे सिस्टम के ऊपर, ये पूरा सिस्टम है ना, हमने पूरा सिस्टम लिया है, याद रखना पूरा सिस्टम लिया हमने, ठीक है ना, चिपका दिया हमने सारे सिस्टम को, एज ए होल देख रहे हैं, एज ए होल। तो ये टी हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है। नीचे की ओर दोनों को जब हमने ट्रीट किया, तो क्या वेट फोर्स यानी कैपिटल एम प्लस एम इंटू जी होना चाहिए, और क्या नॉर्मल रिएक्शन भी इस तरफ आना चाहिए, यानी नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ही आनी चाहिए, क्या बिल्कुल आनी चाहिए सर। तो एक बात बताओ, जब मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पर फोर्स लगेगा, क्या म्यू एन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। तो सभी हो गया, अच्छा जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, समझ में आ गया। तो ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है, टी, और इस प्रकार से टी लग रहा है, ये उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ जब वो स्लिप नहीं हो रही है, वो सारे सिस्टम रेस्ट पर है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम के लिए क्या ये वाला इसके इक्वल हो जाना चाहिए, यानी क्या मैं बोल सकता हूँ कि टी की वैल्यू म्यू एन के इक्वल हो जानी चाहिए। और यहाँ पर देखो जरा, क्या टी प्लस एन जो है क्या इक्वल होना चाहिए एम प्लस एम जी के, देख लेना जरा। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सर एन की वैल्यू जो है ना वो एम प्लस एम जी माइनस का टी होगी सर, बिल्कुल होगी। तो जब मैं इसको वैल्यू जब मैं इसमें पुट कर दूँ ना, तो मैं इसमें पुट कर दूँ तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या m प्लस एम जी माइनस का t हो गया, यस सर हो गया। तो क्या मैं अगेन इसमें क्या मैं पुट कर दूंगा, देखो क्या मैं इसको t को इस तरफ लेके आऊँ, तो क्या 1 प्लस म्यू आ जाना चाहिए, और क्या म्यू जी इंटू एम प्लस एम हो जाना चाहिए। वाह सर, म्यू जी इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपॉन क्या हो जाना चाहिए, 1 प्लस म्यू हो जाना चाहिए। वाह सर, ये तो मजाक कर दिया आपने, ये तो गजब हो गया, ठीक है ना। तो एज ए होल ट्रीट करते हो तो इसमें ये लफड़ा नहीं होता है कि आप अलग अलग इसको सोल्व करो, इतना टाइम कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऐसे ट्रीट कर सकते हो एज ए होल सिस्टम को, ठीक है, लेकर के, एज ए होल आप इसको लेकर के, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो ऐसा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो पहले इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो। तो ये अपने पास होता है, ठीक है, क्वेश्चंस का डिस्कशन। अब जो अपने पास नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स हैं वो बेस्ड होंगी 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है। जब एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हो, ठीक है, तो उनके बीच में मोशन कैसी होगी। जब एक ब्लॉक को खींचेंगे तो दूसरा ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, यदि दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन दे रखा हो, ठीक है। अलग अलग केसेज होंगे, 2 ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन दे देगा, या ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन दे देगा,
ठीक है, या इसको स्मूथ कर देगा, उसको फ्रिक्शन, मतलब चार प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। या तो दोनों स्मूथ हो जाएं, या स्मूथ और रफ़ हो जाए, या रफ़ स्मूथ हो जाएं, या दोनों रफ़ हो जाएं। तो उन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे लेटर, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज जितने भी हमने क्वेश्चंस की उसके ऊपर बेस्ड और भी क्वेश्चंस हम कर लेंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम तो बीच में लेके चल रहे हैं ना टॉपिक के बीच में, तो एट द एंड ऑफ चैप्टर ऑल्सो वी विल डिस्कस। बट नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2 ब्लॉक्स प्रॉब्लम, ठीक है। 2 ब्लॉक्स प्रॉब्लम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी और कीप टेकिंग हेल्दी फूड, ठीक है। डू मोर एंड मोर आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड स्टडी मोर एंड मोर, ठीक है, फिजिक्स। तो आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।